नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7 के संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार चतुर्थ अध्याय जो हमारा है हास्य बाल कवि सम्मेलन, उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आपको बता दें कि एक बहुत ही सुंदर हास्य जो है ये नाटिका है, ये कवि सम्मेलन है, इसको बहुत ही आप आनंद से अध्ययन करेंगे, उम्मीद है ऐसा। तो हास्य कवि सम्मेलनम विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध अनेक प्रकार की वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालकवयः बाल कवि, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कवितः श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे यानी मंच से नीचे, श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, चुटकुले सुनने के लिए या हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक आता है, कहता है अलम कोलाहलेन, अरे आवाज मत कीजिए, आवाज मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बड़े ही हर्ष का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्याहंतारः काल यापकाः च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। कि हमारे आज के इस कवि सम्मेलन में बहुत ही धुरंधर, बहुत बड़े धुरंधर हास्य कवि यहाँ पधारे हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यही ये करतल ध्वनि के साथ, हाथ की तालियों के साथ, करतल होता है हाथ की ताली, हाथ तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधर, सबसे पहला कवि गजाधर है, कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। अद्य प्रथम सबसे पहले तावत् अहम, इसलिए मैं आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य, आजकल के वैद्य डॉक्टर जो होते हैं उनको उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी, अपनी कविता सुनाता हूँ। कि मैं आजकल के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य करके मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। कहता है वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज कहता है, वैद्यराज कि हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, कि तुम्हें नमस्कार है, कि हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के भाई, कि हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। सहोदर होता है एक ही पेट से उत्पन्न होने वाला, एक ही पेट से उधर से उत्पन्न होने वाला सहोदर अर्थात सगा भाई। कि हे सगे भाई, है यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य जो होता है वो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। सर्वे उच्चे हसंती, सब जो है जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक कहता है अरे अरे वैद्य तू सर्वत्र परंतु ने ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तू सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र हैं, डॉक्टर तो सर्वत्र हैं, परंतु नहीं है ते वे मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणे, मेरी तरह जनसंख्या निवारण में वो कुशल नहीं है। ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, इसलिए आप मेरा भी काव्य कविता जो है वो सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषम्य आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। कहते चितां प्रज्वलितां, चिता प्रज्वलित, जलती हुई चिता को दृष्टवा देख करके वैद्यराज डॉक्टर साहब विषम्य आगत है, विषमित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। जलती हुई चिता को देख करके वैद्यराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं न हम गतो न में भ्राता कश्येदम हस्तलाघवम, कि ना तो मैं गया, ना मेरा भ्राता, ना मेरा भाई गया, कश्येदम हस्तलाघवम, तो ये फिर हाथ की जो सफाई है ये किसकी है। वैद्यराज कहता है कि भाई ना तो मैं गया,
इसका इलाज करने ना ही मेरा भाई गया, तो फिर ये हाथ की सफाई दिखाई किसने है, अर्थात इसकी जो मृत्यु का कारण है वो कौन बना है, ऐसे करके वो अपनी कविता सुनाता है। सर्वे पुनः हसंती, सब जोर जोर से हंसते हैं, पुनः हंसते हैं, बार बार से दोबारा से हंसते हैं। तुंदिल है, दूसरा कवि आता है तुंदिल है, तोंद वाला, तुंदिल है बड़े तोंद वाला, कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर हाथ, हस्तम हाथ, आवर्तयन फिरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फिरते हुए कहता है तुंदिलो अहम भव, अरे मैं तुंदिला हूं, मोटू पेटू हूं। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, ये मेरा भी काव्य सुन लीजिए, मेरी कविता भी सुन लीजिए। जीवनी धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि मैं तुंदिल हूं, मैं तोंद वाला हूं, मेरी कविता भी सुनिए और अपने जीवन में धार लीजिए। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य, पर अन्नम, पर अन्नम दूसरे का, पर होता है दूसरा, अन्नम अनाज, दूसरे का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, मां शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत कीजिए। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परा अन्नम दूसरे का अनाज, दुर्लभम दुर्लभ है, लोके संसार में, संसार में दूसरे का जो अनाज है वो बड़ा दुर्लभ है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर से मिल जाएंगे, शरीर तो फिर मिलते रहते हैं, लेकिन दूसरे का अनाज जो है वो यहाँ नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता, इसलिए दूसरे का अनाज देकर के अपने शरीर पर आप शरीर पर जो है दया नहीं करनी चाहिए, अर्थात खाते रहना चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर जोर से हंसते हैं। चारवा कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचितम है, शरीर का पोषण सर्वथा उचित है, कहता है शरीर का पोषण सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर हमारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ भोक्तव्य, तो पौष्टिक पदार्थ ऋण प्राप्त करके, कर्जा लेकर के हमें पौष्टिक यानी अच्छे अच्छे पदार्थ जो है वो खाने चाहिए। ए तथा कथयति चारवाक कवि, और कवि क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कहता है यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के, घृतम पिबेत घी पियो, कहता है जब तक जियो मस्ती से जियो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के आप घी पियो। श्रोता रहा, श्रोता कहते हैं त्रिहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण कैसे, कि ऋण चुकाएंगे कैसे। चारवाक कहता है श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरा अधूरा काव्य सुन तो लीजिए, मेरा अधूरा जो काव्य है वो सुन तो लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना, कि घृतम पित्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा श्रम करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जन है, लोगों को अपना ऋण जो है वो चुकाना चाहिए। घी पियो, लेकिन इसका मतलब घी पी के सोना नहीं है, आपने जम के मेहनत करनी है, मेहनत करके दूसरे का जो ऋण है वो चुकाना है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, कविता सुन करके एक प्रेरित होकर के एक बालक भी आशु कविता कहता है। आशु कविता होती है जो कविता तुरंत प्रभाव से तैयार की जाती है, तुरंत प्रभाव से रचित की जाती है। हासपूर्वकम च श्रावती, और हंसते हुए सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए मेरी कविता भी सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिले भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्य चारवारकम च नमम्यहम, कहता है गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, च एव और, तुंदिले भोज लोलुप्यम और भोजन के लालचिस तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक और वैद्य चारवाक को, च नमाम्य हम, मेरा नमस्कार है, इन चारों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, ये काव्य सुना करके हा हा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सुंदर रमणीय मनोरम था ये अध्याय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की कविता आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद में शब्दार्थ हैं, यहाँ दिए हुए शब्दार्थ, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये जो उच्चारण के लिए शब्द दिए हैं, इनको उच्चारित करना आपने बोलकर देखना है।
इसके बाद में आपने ये रिक्त स्थान भरने हैं, ये पाठ के आधार पर ही है, ठीक है। इसके बाद में जो है ये अभ्यास के कार्य आप करेंगे और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर लास्ट में एक कहानी दी गई है, इस यहाँ से इस मंजूषा में से आपने ये जो शब्द दिए हैं इनकी सहायता से इस कहानी को आपने पूरा करना है। तो बच्चे ये यहाँ विलोम पद है, विपरीतार्थक है, तो ये आपने यहाँ पर मैच करने हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर करेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप जो है जुड़े रहिएगा।